गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 11वीं रसायन के 14वें समूह के तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। 14वें समूह के तत्व में जो तत्व लिए गए हैं वो तत्व हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, एसएन और पीबी। ये तत्व हैं 14वें समूह के तत्व। 14वें समूह के तत्व। इसके पहले वाले पीरियड में हम इसके सामान्य रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने देखा है इसके ऑक्सीकरण अवस्था, समूह क्रमांक 14 के तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसको हम एक बार और दोहरा लेते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, बच्चों हमको जैसे मालूम है कि 14वें समूह के जितने भी तत्व हैं उसके अंतिम कोश में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं और ये 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके ऑक्सीकरण अवस्था में भाग लेते हैं। अर्थात इनके जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है इस तत्व के +4 एवं +2 होती है। 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, +4 एवं +2। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था बनने की प्रवृत्ति इसमें बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे की ओर, ये ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो 2 ऑक्सीकरण अवस्था यानी +2 ऑक्सीकरण अवस्था बनाने की प्रवृत्ति इसमें बढ़ती जाती है। सिलिकॉन और कार्बन ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था को बताते हैं। तो इसमें यदि क्रम देखा जाए तो जर्मेनियम, सिलिकॉन और टीन ये इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसके 2 ऑक्सीकरण अवस्था +2 ऑक्सीकरण अवस्था बनाने की प्रवृत्ति इसमें बढ़ती जाती है, क्योंकि इसके अंतिम कोश में जो NH2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये बंधन में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात अक्रिय युग्म प्रभाव को बताते हैं। इसलिए ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है और +4 ऑक्सीकरण अवस्था के अपेक्षाकृत +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो ज़्यादा स्थायी होती है। इसके अंतर्गत और ये देख लेते हैं कि +4 ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो इसमें जो अणु बनते हैं वो चतुष्फलकी अणु बनते हैं। ये चतुष्फलकी सहसंयोजी अणु बनाते हैं। तो ये हो गए 14वें समूह के तत्वों के बारे में, उनके ऑक्सीकरण अवस्था के संबंध में। इसके पिछले वाले लेसन में हमने इसके बारे में और विस्तार से अध्ययन कर लिया था। इसके बाद हम आते हैं इनके हाइड्राइड्स के बारे में। समूह क्रमांक 14 के तत्वों के हाइड्राइड्स, इसको देख लेते हैं। अगला गुण है हाइड्राइड। हाइड्राइड्स समूह क्रमांक 14 के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। इसमें जो कार्बन के हाइड्राइड्स हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन के हाइड्राइड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हें क्रमशः एल्केन, इनके हाइड्राइड्स को एल्केन, कार्बन के हाइड्राइड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्केन, ये कार्बन के हाइड्रोजन हैं जिनका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। इसी प्रकार एल्कीन, इनका सामान्य सूत्र है CnH2n और तीसरा है एल्काइन, एल्काइन CnH2n-2।
ये कार्बन के हाइड्राइड हैं जिनको क्रमशः हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंतर्गत में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आते हैं। CnH2n+2 इनका सामान्य सूत्र है एल्केन का, CnH2n एल्कीन का और एल्काइन का CnH2n-2, ये इनके हाइड्राइड्स हैं। इसके पश्चात में हम ये देखते हैं कि इसके जो हाइड्राइड्स हैं वो और क्या क्या बनाते हैं उसको देखना है। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम Si एवं जर्मेनियम Ge के कम हाइड्राइड्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के कम हाइड्राइड्स इसमें पाए जाते हैं और इनके हाइड्राइड का सामान्य सूत्र जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के हाइड्राइड का सामान्य सूत्र है MnH2n+2, जहां पर M बराबर है सिलिकॉन और N बराबर है 1 से लेकर के 8 अणु तक हो सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा जो है इसी सूत्र के अनुसार M बराबर जर्मेनियम और N बराबर इसमें 1 से लेकर के 5 तक के अणुओं की संख्या हो सकती है। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन के हाइड्राइड्स हैं जिनके सामान्य सूत्र है MnH2n+2, जहां पर M बराबर सिलिकॉन और N बराबर अणुओं की संख्या है। ये अणुओं की संख्या 1 से लेकर के 8 तक हो सकती है। उसी प्रकार जर्मेनियम में अणुओं की संख्या 1 से लेकर के 5 तक हो सकती है। इनके हाइड्राइड्स को, सिलिकॉन और जर्मेनियम के हाइड्राइड को क्रमशः, सिलिकॉन के हाइड्राइड को सिलेन कहते हैं, Si के हाइड्राइड्स को सिलेन कहते हैं और जर्मेनियम के हाइड्राइड को जर्मेन कहते हैं। ये याद रखना है हमको। तो ये इनके हाइड्राइड्स के बारे में है। उसके पश्चात में Sn के हाइड्राइड्स, केवल एक ही हाइड्राइड्स हमारे पास ज्ञात हैं जिसको मोनोस्टेनेट कहते हैं। Sn के केवल एक हाइड्राइड ज्ञात है। Sn के केवल एक हाइड्राइड्स ज्ञात हैं जिसे मोनोस्टेनेट कहते हैं, मोनोस्टेनेट कहते हैं, SnH4। ये है आपका Sn के हाइड्राइड्स। तो ये हो गया हाइड्राइडों के बारे में जानकारी। इसके अंतर्गत हम इनके जो हाइड्राइड्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के हाइड्राइड जो होते हैं वो Si एवं Ge के हाइड्राइड्स को अर्धचालक के रूप में, अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो ये हो गया 14वें समूह के तत्वों के हाइड्राइडों के बारे में जानकारी। इसके बाद हम चलते हैं ऑक्साइड के बारे में। 14वें समूह के तत्वों के ऑक्साइड, कौन कौन से प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं उसको देख लेते हैं। ऑक्साइड, इसको देख लेते हैं। 14वें समूह के तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर इस वर्ग के तत्वों के ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन की उपस्थिति में 14वें समूह के तत्वों को हम गर्म करते हैं तो वो उस समूह के तत्वों के ऑक्साइड बनते हैं।
इसके अंतर्गत मुख्यतः इस वर्ग के जो तत्व हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। मुख्यतया दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जिनका सामान्य सूत्र MO, जिसको मोनो ऑक्साइड कहते हैं, मोनो ऑक्साइड। एवं दूसरा जो है जिसका सामान्य सूत्र है ऑक्साइड का MO2 को डाई ऑक्साइड कहते हैं, डाई ऑक्साइड कहते हैं। अर्थात समूह क्रमांक 14 के तत्व दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, मोनो ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड। आइए इसके अम्लता के बारे में जान लेते हैं। अम्लता के बारे में इसको जान लेते हैं। ये किस प्रकार के आम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं उसको देख लेते हैं। ये इसके अंतर्गत हमको ये देखना होगा, बच्चों को हमको मालूम है कि 14वें समूह के तत्वों के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब चारों इलेक्ट्रॉन के अनुसार ही के ऑक्साइडों बनने की प्रवृत्ति होती है। इसमें के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड की तुलना में अम्लीय होते हैं। अर्थात उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑक्साइड हैं। जैसे डाई ऑक्साइड में देखते हैं, डाई ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति में जैसे हम अभी जान चुके हैं कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होते हैं। उस हिसाब से ये कार्बन डाइऑक्साइड SiO2 एवं GeO2 ये अम्लीय होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। उसी प्रकार इसके बाद के जो ऑक्साइड हैं SnO2 एवं PbO2 ये सब डाई ऑक्साइड हैं। ये उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं, ये उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं। ये है आपके डाई ऑक्साइडों की अम्लीय प्रवृत्ति। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सिलिका यानी सिलिकॉन के ऑक्साइड SiO2, GeO2 ये सभी अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। उसी प्रकार से SnO2 यानी टीन के ऑक्साइड और Pb के ऑक्साइड ये उभयधर्मी होते हैं। ये हो गए डाई ऑक्साइडों की अम्लीय प्रवृत्ति। इसके बाद हम आते हैं मोनो ऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति। मोनो ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति। बच्चों, इस वर्ग के तत्वों के अम्लीय ऑक्साइडों के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इनके अम्लता के गुण को अच्छी तरह समझ लीजिए और इनके अम्लता के क्रम को भी समझ लेना है। कौन कौन से ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड हैं और कौन कौन से ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, इसको आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब आते हैं हम मोनो ऑक्साइड के बारे में। मोनो ऑक्साइड के अम्लीय गुण, अम्लीय प्रवृत्ति किस प्रकार के होते हैं। मोनो ऑक्साइड में ये जो सिलिकॉन के ऑक्साइड हैं, मोनो ऑक्साइड SiO
जिसका सूत्र जो है SiO है, ये उच्च ताप पर ही बनता है, उच्च ताप पर ही संभव है। इसके बाद में ऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, प्रवृत्ति के। और जर्मेनियम के जो ऑक्साइड हैं GeO, ये आम्लीय होते हैं। और जो शेष ऑक्साइड हैं वो उभयधर्मी होते हैं, यानी इसके बाद में SNO एवं PbO, ये उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं, उभयधर्मी। ये हो गया ऑक्साइडों के बारे में, यानी मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड के आम्लीय प्रवृत्ति के बारे में। तो आपको बच्चों ये अच्छी तरह याद रख लेना है, जितने भी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा आम्लीय होते हैं। तो आम्लीयता का क्रम इस प्रकार भी देख सकते हैं। और इस समूह के तत्वों में सबसे ज़्यादा आम्लीय होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा आम्लीय होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसीय है, यानी CO2 सामान्य ताप पर गैस है, सामान्य ताप पर गैस है। और सिलिकॉन के ऑक्साइड SiO2, जिसको हम सिलिका कहते हैं, सिलिका, ये ठोस है। ये हो गया ऑक्साइडों के बारे में पूरी जानकारी। अब इसके बाद हम आते हैं हैलाइड्स के बारे में। तो बच्चों ये 14 समूह के तत्वों के ऑक्साइडों के बारे में पूरी जानकारी हो गई। इसमें आपको बताया गया है 2 प्रकार के ऑक्साइडों के बारे में। अब हम देखते हैं 14वें समूह के तत्वों के हैलाइड्स के बारे में। हैलाइड्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसको आप एक बार देख लीजिए और देखने के पश्चात इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। फिर उसके बाद हम आगे इसके बाद में 14वें समूह के तत्वों के हैलाइड्स के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, तो बच्चों हम अब 14वें समूह के तत्वों के हैलाइड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्या है, कौन कौन से हैलाइड बनाते हैं ये। हैलाइड्स चौदहवें समूह के जितने भी तत्व हैं वो हैलोजन से क्रिया करके टेट्राहेलाइड बनाते हैं। टेट्राहेलाइड इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस समूह के जितने भी तत्व हैं उसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है हैलोजन से क्रिया करके इस समूह के जितने भी तत्व हैं वो टेट्राहेलाइड बनाते हैं, यानी MX4। ये जहाँ पर M बराबर 14वें समूह के तत्व, और X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन, ये हैलोजन है। ये X का हम हैलोजन के रूप में लेते हैं और M बराबर है 14वें समूह के तत्व। ये टेट्राहेलाइड बनाते हैं। 14वें समूह के जितने भी तत्व हैं वो टेट्राहेलाइड भी बनाते हैं। इसके अलावा 14वें समूह के तत्व जो है वो डाइहेलाइड भी बनाते हैं। MX2 ये डाइहेलाइड भी बनाते हैं ये। और ये ऊपर से नीचे की ओर आने पर डाइहेलाइड बनाने की प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ते जाती है। ऊपर से नीचे की ओर यानी कार्बन से Pb की ओर आते हैं
तो इस समूह के तत्व हैलोजन से क्रिया करके डाई हैलाइड बनाने की प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है। उसका कारण ये है क्योंकि इसके अंतिम कोष में जो NH2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बंधन में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन ही बंधन में भाग लेने की वजह से ही ये इस समूह के जितने भी तत्व हैं वो MX2 यानी डाई हैलाइड बनाते हैं ये, और ये प्रवृत्ति जो है ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। इनके टेट्राहेलाइड्स कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। CCl4 ये कार्बन टेट्राहेलाइड है, और सिलिकॉन के CiCl4 सिलिकॉन टेट्राहेलाइड, जर्मेनियम GeCl4 ये सब हेलाइड हैं। उसी प्रकार SnCl4 एवं PbCl4 ये सब टेट्राहेलाइड बना रहेंगे। ये क्रमशः कार्बन के टेट्राहेलाइड, सिलिकॉन टेट्राहेलाइड, जर्मेनियम के टेट्राहेलाइड, टिन यानी Sn के टेट्राहेलाइड और Pb या लेड के टेट्राहेलाइड बनाते हैं ये। तो इस प्रकार से ये ट्राईहेलाइड बनाते हैं। और इस समूह के जो तत्व हैं वो फ्रियान भी बनाते हैं, हैलोजन से क्रिया करके फ्रियान भी बनाते हैं, CF2Cl2 ये फ्रियान भी बनाते हैं। ये भी हेलाइड है, कार्बन का हेलाइड है ये CF2Cl2 इसको फ्रियान कहते हैं, फ्रियान। ये कार्बन के हेलाइड के अंतर्गत आता है, जिसको रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में ठंडक प्रदान करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये हो गया इसके हेलाइडों के बारे में जानकारी। अब इनके जो हेलाइड्स होते हैं वो शीघ्रता से जल अपघटित हो जाते हैं, शीघ्रता से जल अपघटित हो जाते हैं। तो ये बच्चों 14वें समूह के तत्वों के हेलाइडों के बारे में जानकारी, जिसमें 2 प्रकार के हेलाइडों की जानकारी आपको दी गई, टेट्राहेलाइड और डाईहेलाइड। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनके डाईहेलाइड बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसके अंतिम कोष में जो NH2 के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बंधन में भाग नहीं लेते, अत्रियुग्म प्रभाव को बताते हैं, इसलिए ये इस समूह के तत्व जो है वो टेट्राहेलाइड के अतिरिक्त इसमें डाईहेलाइड भी बनाते हैं। इसके बाद हम आते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं। ये हो गया 14वें समूह के तत्वों के बारे में सामूहिक रूप से उनके गुणों की चर्चा, यानी 14वें समूह के जितने भी तत्व हैं उस समूह के तत्वों के सामान्य जो गुण होते हैं उसको हमने अभी प्राप्त किया। अब आते हम 14वें समूह के एक व्यक्तिगत तत्वों को ले लेते हैं, कार्बन को। कार्बन के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। कार्बन संकेत C, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 और ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था +4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 अर्थात 1s2 2s2 2p2 ये। और इनकी संयोजकता है, संयोजकता 4। ये हो गया कार्बन के बारे में सामान्य जानकारी। तो बच्चों कार्बन 14वें समूह के तत्व का पहला तत्व है, जिसको इसके नाम से इस फैमिली को जाना जाता है, इस परिवार को जाना जाता है, कार्बन परिवार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक समूह में जो पहला तत्व होता है उस समूह में पाए जाने वाले अन्य तत्वों के गुणों से इसमें भिन्न गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको कार्बन परिवार भी कहा जाता है। कार्बन के विषय में बहुत ही रोचक जानकारियां हैं, जैसे कि आपको बताया जा चुका है इसके पहले वाले अध्याय में कि कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाले 17वां अति बाहुल्य तत्व है, 17वां अति बाहुल्य तत्व है। और कार्बन को अति चंचल तत्व कहा गया है। कार्बन को अति चंचल तत्व को चंचल तत्व
कार्बन को अति चंचल तत्व कहा गया है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से, फास्फोरस से क्रिया करके जीवित ऊतकों में पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन जो है प्लास्टिक का भी निर्माण करता है। इसके अलावा कार्बनिक रसायन विज्ञान में कार्बन का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए कार्बन का योगदान बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कार्बन का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि चंचल तत्व ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से क्रिया करके जीवित ऊतकों में पाया जाता है। ये उसके संबंध में, कार्बन के संबंध में और भी बताना है आपको, वो ये है कि कार्बन स्वतंत्र और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये तत्व अवस्था में ग्रेफाइट, हीरा और कोयला के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में ये धातु कार्बोनेटों के रूप में पाया जाता है। उसके बाद में और इनके विभिन्न प्रकार के यौगिक हैं, उसके रूप में पाया जाता है ये। और इसके अपर रूप भी पाए जाते हैं ये। इनके 3 समस्थानिक भी हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक C12, C13, एवं C12 और C13 ये कार्बन के 2 समस्थानिक हैं। इसका तीसरा समस्थानिक जो होता है C14, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक है और इसका आयुकाल 5770 वर्ष है। 5770 वर्ष है, जिसका उपयोग जो है हम लोग कार्बन अंकन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। रेडियो कार्बन अंकन के रूप में इस समस्थानिक का हम उपयोग करते हैं। तो ये हो गया कार्बन के बारे में विस्तृत जानकारी। अब इसके बाद में हम और दूसरी चीज़ों को देख लेते हैं, वो अगले अध्याय में हम देखेंगे। आज हमने देखा 14वें समूह के तत्वों के बारे में, जिसके सामान्य गुण धर्मों के बारे में जाना। उसके पश्चात में हमने कार्बन परिवार के अंतर्गत सामान्य परिचय जाना। इसके बाद हम कार्बन के और दूसरे गुणों के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद। हाँ बच्चों, इसमें इस अध्याय के अंतर्गत एक त्रुटि हो गई है, त्रुटि सुधार लीजिएगा आप लोग। उसमें त्रुटि ये है, कार्बन का आयुकाल बोला गया है, जबकि वास्तव में कार्बन का अर्ध आयुकाल है। इसको सुधार लीजिए आप लोग। कार्बन का आयुकाल नहीं होता, बल्कि कार्बन का अर्ध आयुकाल होता है। इसमें जो बताया गया है उसको आप त्रुटि सुधार कर लीजिए। कार्बन का आयु काल 57-70 वर्ष बताया गया है, जो कि गलत है। सुधार करके इसको लिखिए आप, कार्बन का अर्ध आयुकाल। कार्बन का अर्ध आयुकाल, इसको सुधार लीजिए बच्चों।